हेलो एवरीवन, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर होने वाला है। आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? डेवलपमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक हिस्ट्री जो होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, वो सारी चीजें जो है डेवलपमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाता है। तो इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे और क्या क्या उनमें एक्सपेरिमेंट हुआ था उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो अस्तित्व में आया कैसे? एक जेनेटिशियन जो होता है, आनुवांशिक वैज्ञानिक जो होते हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन था कि कोई जीन जो है उनका नेचर, जीन का जो नेचर है या फिर जीन रेगुलेशन आप कह सकते हो, वो कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन को ढूंढते ढूंढते उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज कर ली। ओके, जैसे अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका? जीन के मैकेनिज्म और उनके एक्शन के बारे में डिस्कवरीज हुई। वहीं बायोकेमिस्ट्रीज में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि एंजाइम और प्रोटीन, ये दोनों जो है किसी एक सेल में कैसे सिंथेसाइज होते हैं। तो कैसे सिंथेसाइज होते हैं इसको भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए बहुत सारी डिस्कवरीज हो गई। ओके, सो अल्टीमेटली जो बायोकेमिस्ट्रीज था उनका डिस्कवरीज किसमें हुई थी कि इन्होंने क्या खोज निकाला था? वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है कैसे ट्रांसफर होते हैं किसी एक सिंगल सेल में, ये उनका डिस्कवरीज था। तो इसी के चलते जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ बायोकेमिस्ट्री में, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था वो एक्सपेरिमेंट 1897 में हुआ था, जो काफी फेमस एक्सपेरिमेंट था। ट्रिपल स्टार इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आ सकता है। तो एडवर्ड बकनर ने 1897 में इन्होंने डिस्कवरीज की और डिस्कवरीज में इन्होंने बताया कि जो शुगर का फॉर्मेशन होता है, क्या डिस्कवरी की थी? ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, शुगर का जो फॉर्मेशन है वो इन विट्रो कल्चर में कैसे होता है? बाय यूजिंग यीस्ट। ठीक है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट। इन्होंने यीस्ट के एक्सट्रैक्ट को यूज करके ये पता लगाया कि शुगर का फॉर्मेशन इन विट्रो कल्चर में कैसे होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी जो 1897 में हुआ था। वहीं दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द टर्म माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, कौन सा टर्म? माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो टर्म है उसको किसने दिया था? तो हर्मन ने 1922 में ये वर्ड्स को दिया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सबसे पहला तो हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री देख लिया। बायोकेमिस्ट्री में एक बार रिवाइज कर देता हूं कि बायोकेमिस्ट्री का जो अस्तित्व है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कैसे जुड़ा, या फिर आप कह सकते हो कि इसका इंटर रिलेशनशिप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ कैसे है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जो अराइज होते थे कि जीन का नेचर क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं जीन के, ये और एंजाइम और प्रोटीन जो है किसी एक सेल में कैसे सिंथेसाइज होता है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर के लिए बहुत सारी डिस्कवरीज हुई और उससे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रिलेशनशिप जो है वो समझ में आया। नेक्स्ट अपन देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में? एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था, मतलब 1930 की बात है, तो 1930 में एक थ्योरी आई थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बात किया गया कि जो जीन होते हैं, जो डीएनए होते हैं, वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? या तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में और प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका एक अलग अलग रोल है अपना अपना। न्यूक्लिक एसिड का अपना रोल है, प्रोटीन का अलग रोल है अपना जीन एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ये इनके रोल को भी डिस्कवरी हुआ उस टाइम पर। फिर उसके बाद जो है सेकेंड एक्सपेरिमेंट अगर बात करें हम, तो गेरॉड ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जो बुक है वो कंप्लीटली बेस्ड किस पे थी? एक इनबॉर्न डिजीज जो ह्यूमन में होता है, जिसे आप ऑल्सो डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो उस डिसऑर्डर की खोज में इस बुक को लिखा गया और इस बुक में काफी एक्सप्लेनेशन है उस डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा कि जो रिलेशनशिप है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जेनेटिक्स का, ठीक है, ये काफी गहरा होता है। क्योंकि अगर आप इस डिजीज के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बायोकेमिस्ट्री जो है
वो जेनेटिक्स से इंटर रिलेशनशिप करता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट अपन थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट बेडल एंड टॉटम ने 1941 में एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के बारे में, और इन्होंने भी यही डिस्कवरी की कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो जेनेटिक्स से इंटर रिलेशनशिप रखता है, ठीक है। फिर फोर्थ आपका एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें मैकलियोड एंड McCarthy ने डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल की खोज की थी। ओके, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक काफी इंपॉर्टेंट ये भी डिस्कवरी थी, जिसमें इन्होंने न्यूरोस्पारा पर किया था और माउस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो है जेनेटिक जीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, और इन्होंने बैक्टीरियोफेग में भी एक्सपेरिमेंट किया, उसमें भी यही प्रूफ हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो इतनी तो आपकी जो है डिस्कवरीज थी। उसके बाद भी कुछ डिस्कवरीज हुआ, जैसे कुछ डिस्कवरीज मैं यहाँ पर ऊपर इसे मिटा करके आपको बता देता हूं। सो दोस्तों, इसमें दो इंपॉर्टेंट और डिस्कवरीज थी। पहला तो था वाटसन एंड क्रिक का, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने क्या खोजा था? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और न्यूक्लिक एसिड का जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कैसे एक दूसरे से अरेंज होते हैं, इस बारे में जो है इस डिस्कवरी में काफी अच्छे से बताया गया था। तो ये जितने भी डिस्कवरीज हैं ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को ये सारी डिस्कवरीज जो है गति प्रदान करता है, और ये बताता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जेनेटिक्स का कंट्रीब्यूशन हमने देखा बायोकेमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। उसके बाद जो जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री से मिल करके कुछ डिस्कवरीज हुई, उसमें से इंपॉर्टेंट है जीन रेगुलेशन के बारे में। जीन रेगुलेशन में आपका सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी आता है, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी, ये सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी क्या है? ये जीन रेगुलेशन को बताता है, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे प्रोटीन बन रहा है, कैसे mRNA बन रहा है। ओके, तो इस बारे में जो है सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी में आपको कंप्लीटली पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड के बारे में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें हमने नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेसेस जो होते हैं उसके बारे, उनके इंपॉर्टेंट के बारे में हमने इस डिस्कवरीज में जाना। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं? वो आपके मेनली 4 तरीके के होते हैं, A, T, G, C। किस केस में? डीएनए के। और आरएनए के केस में क्या होता है? आरएनए के केस में ये यूरेसिल जो है रिप्लेस किससे करता है? आपका थाइमिन से, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे जो इनका कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ये मैं इसको रफ करके आपको फिजिक्स और इंस्ट्रूमेंटल बायोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है वो समझाता हूं कि जो कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वो किस तरीके से। तो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है इससे क्वेश्चन अराइज होता है एग्जाम में। ये पूछा जाता है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है वाटसन एंड क्रिक ने की थी। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में ये बताया कि जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं जैसे AT और GC, तो AT पेयर किससे करेगा? GC से करेगा। ओके, और GC किससे पेयर करेगा? AT से। तो A का मतलब एडेनिन, T का मतलब थाइमिन, G का मतलब ग्वानिन और C का मतलब होता है साइटोसिन। तो ये जितने भी नाइट्रोजीनियस बेस हैं एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं, आपस में कंप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। तो इसके बारे में एक फिजिशियन जो होते हैं वो ज्यादातर जानते हैं, और उन्होंने ही ये डिस्कवरी की कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल एक दूसरे से कैसे अरेंज है, और इनके माइनर ग्रूव में कितना जो है डिफरेंस है, कितना उनमें जो
ऑनस्ट्रॉम का जो लेंथ आता है वो कैसा होता है, ये एक फिजिशियन ही बता सकता है। तो इसकी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी और काफी क्वेश्चन इनसे अराइज होता है। नेक्स्ट एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है ये एक टूल है जिससे हम जो है काफी अल्ट्रा मैग्नीफाइंग अपन क्या कर सकते हैं, डीएनए को देख सकते हैं। तो इसे किसने खोजा था, चाराग्राफ एंड फ्रैंकलिन ने खोजा था, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है आपको। फिर नेक्स्ट है हमने फिजिक्स में ये भी जाना कि एक्सरे का, गामा रे का और बीटा रे का, इन तीनों का हम किसी भी प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन कैसे कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं चौथा कंट्रीब्यूशन इंस्ट्रूमेंटल बायोलॉजी का। इंस्ट्रूमेंटल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हम बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का जो है डिस्कवरी किया जो हमारे ह्यूमन, एनिमल या प्लांट के रिसर्च में काम आता है। ओके, कैसे रिसर्च में काम आता है देखते हैं। एक्सरे का काम हमने अभी पढ़ा म्यूटेशन में हम एक्सरे का यूज करते हैं और भी बहुत सारे यूजेस हैं एक्सरे के। फ्लोरोसेंट लेबलिंग जो होता है वो हम क्या करते हैं, किसी भी डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं या आरएनए के या प्रोटीन के, उनको लेबलिंग देते हैं। ओके, लेबलिंग का मतलब एक लेबल लगा देना जिससे हमको पता चल जाता है कि इनका सीक्वेंस क्या है, डीएनए का, आरएनए का या कह लो आप प्रोटीन का, ठीक है। तो इन तीनों में क्या होता है, फ्लोरोसेंट लेबलिंग का यूज होता है। फिर आपका सेकंड है स्पर्मेटोफोटोमेट्री। स्पर्मेटोफोटोमेट्री में हम जो बॉन्ड होते हैं, डीएनए के जो बॉन्ड होते हैं या मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे आपस में अरेंज है या फिर कोई मटेरियल है उनमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, ये स्पर्मेटोफोटोमेट्री में हम देख सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमेटोग्राफी में भी हम डीएनए के फ्रेगमेंट के लेंथ कितनी है, ठीक है, कितना उनका बेस पेयर है, ये सारी चीजें हम क्रोमेटोग्राफी में देख लेते हैं। सेम काम ऑटो रेडियोग्राफी का भी होता है। फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, एक तो होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है, हमने उसे अल्ट्रा एक ज्यादा लेवल में हमने 10,000 आरपीएम में हमने उसे क्या कर दिया, रोटेट करने का क्षमता बना लिया। किससे, इंस्ट्रूमेंटल बायोलॉजी के डेवलपमेंट से, ठीक है। तो आज हम डीएनए का जब आइसोलेशन करते हैं तब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजर का यूज करते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जो क्नॉल एंड रस्का ने किया था। इसकी खोज के बाद से हमने जो अल्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको जो है इजिली देखना स्टार्ट कर दिया। ओके, पहले हमारे पास जो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप था जिसमें हम बहुत ही जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम देख नहीं सकते थे, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो अल्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देख लेता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और यही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इंटर रिलेशनशिप रखता है ये सारे साइंसेस में, जिसमें से हमने पढ़ा फिजिक्स के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में, और हमने जेनेटिक्स के बारे में देखा, वहीं हमने इंस्ट्रूमेंटल बायोलॉजी के बारे में देखा। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक और जो कंट्रीब्यूशन है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का भी है, ठीक है। कंप्यूटेशनल साइंस बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि हम कंप्यूटर का तो यूज काफी अच्छे से हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम जो है डीएनए के सेगमेंट को देख नहीं पाएंगे। जितने भी डीएनए के बेस पेयर है या सीक्वेंस है उन सारी चीजों को देखने के लिए हम एक कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट रखा माइक्रोबायोलॉजी में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कौन से साइंस इन्वॉल्व होते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अल्टीमेटली डेवलपमेंट कैसे हुआ। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, और अगर आप इस तरीके के वीडियो देखना पसंद करते हो, साइंस से रिलेटेड या प्लांट साइंस की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, लाइक आरएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लांट टिश्यू कल्चर। सो इनके बारे में हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।